नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर मोहनलालगंज क्षेत्र में भी दिखने लगा है और यहां पे विद्युत आपूर्ति जो है वो चरमरा चुकी है। गोसाईगंज सब स्टेशन 6 में से 5 फीडर बंद हो चुके हैं और मोहनलालगंज ओल्ड सब स्टेशन में 13 में से 8 फीडर बंद हैं। पूरनपुर सब स्टेशन में 5 में से 3 फीडर बंद, जबकि अमेठी, निगोहा और कई दूसरे सब स्टेशन जो हैं वो भी पूरी तरह ठप है और इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं पे ताला लटका है और कहीं घरों में अंधेरा है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का जो असर है वो साफ दिखने लगा है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, हड़ताल 72 घंटे का ऐलान किया गया, कल रात किस तरीके का तस्वीरें देखी गई, अभी किस तरीके का असर इस हड़ताल का देखा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे की तरफ से घोषित की गई हड़ताल है, जिनके जो पदाधिकारी की दावा कर रहे हैं कि प्रदेश भर के 1 विद्युत अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस हड़ताल में शामिल हैं, जिसमें जेई, एई और साथ ही साथ जो उसके नीचे स्तर के कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पर विद्युत व्यवस्था से जुड़े होते हैं। मतलब दोनों जगह, जहां उत्पादन होता है विद्युत का और साथ ही साथ जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब घरों में विद्युत या उद्योगों में बिजली सप्लाई होती है, तो सीधे तौर पर उन दोनों जगहों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस हड़ताल में शामिल हैं। ऐसा दावा जो संगठन इस पूरी हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इस हड़ताल का असर दिखना जरूर शुरू हो गया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की अनपरा और ओबरा जैसी जो इकाइयां हैं उसमें भी कई यूनिट्स पर बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर जो कर्मचारी जितनी संख्या में वहां पर काम कर रहे थे उतनी संख्या में वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल तौर पर व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका असर नहीं हो रहा है तो सीधे तौर पर ये कहना गलत होगा। असर दिखाई दे रहा है। असर खास तौर पर छोटे जिलों में और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो। जो बड़े शहर हैं वहां पर जरूर एडिशनल व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वहां पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ही जो पहले के कर्मचारी रहे हैं विभाग के, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी एडिशनल तौर पर लगाया गया है ताकि विद्युत व्यवस्था कहीं भी ना गड़बड़ाए। सीधे तौर पर आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि जब विद्युत सब स्टेशन पर जेई या उससे ऊपर के अधिकारी नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कंप्लेंट जाती है तो उसका रिसोल्यूशन कौन करेगा? तो समस्याएं निश्चित हैं, चाहे वो लखनऊ का मोहनलालगंज हो या लखनऊ की पुलिस लाइन हो। हालांकि इन चीजों को सामान्य करने के प्रयास जो भी कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि कई ऐसे संगठन भी हैं जो इस हड़ताल से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, तो उनकी तरफ से की जरूर जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है और निश्चित है कि अभी करीब 24 घंटे बीते हैं, तो निश्चित है कि अभी आने वाले 2 दिनों तक स्थितियां जरूर थोड़ा सा खराब हो सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार एडिशनल तौर पर व्यवस्थाएं करा रही है ताकि इस हड़ताल का कोई असर आम लोगों पर ना पड़े और ना ही उद्योगों को किसी तरीके की सप्लाई प्रभावित हो। जी, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे कई इलाकों की जो विद्युत आपूर्ति है वो चरमराने लगी है और उसका असर जो है वो सीधा देखा जा रहा है, क्योंकि बिजली उपकेंद्र पे कहीं ताले हैं और कहीं पे घरों में अंधेरा भी दिखाई देने लगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी का यह मामला है, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी का मामला और सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई टली है। मामले में 20 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत जारी रहेगी। पवन खेड़ा के वकील की गैर मौजूदगी के चलते यह सुनवाई टली है। तो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है और उसके बाद विवाद काफी बढ़ा। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पे लिया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। आज सुनवाई होनी थी जो टल चुकी है और अब 20 मार्च को सुनवाई होगी। अब पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, आज पवन खेड़ा मामले में जो उन्होंने विवादित टिप्पणी प्रधानमंत्री पे की थी उसमें सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल चुकी है, अगली सुनवाई जो है वो 20 मार्च को होगी। बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर जो विवादित टिप्पणी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने की थी, उसके बाद लगातार हंगामा मचा था। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को फ्लाइट से उतार लिया गया और पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया। उसके बाद मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को राहत जरूर दी थी और आज चूंकि सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जो पवन खेड़ा के वकील हैं उनकी गैर मौजूदगी थी, इसलिए जो राहत पवन खेड़ा को पहले मिली थी वो राहत अभी भी बरकरार है, यानी कि आज सुनवाई नहीं हो पाई। 20 मार्च को ये सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से 20 मार्च को देखना होगा कि क्या कुछ पवन खेड़ा के वकील की ओर से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बातें तो जिस तरीके से आपने देखा कि आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा के मामले में लगातार केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि जानबूझकर जो पुलिस है उसको यहाँ पे भेजा गया, हम लोगों को उतारा गया, और बीजेपी चाहती है कि रायपुर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करना चाहती है, अपना अधिवेशन करना चाहती है, वहां पे तमाम नेता जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, ऐसा तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर नारेबाजी भी की थी। तो निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन चूंकि उनके वकील जो है वो गैर हाजिर थे, इस वजह से कहीं ना कहीं ये सुनवाई टल चुकी है और 20 मार्च को ये इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि पुलिस की ओर से और खासतौर पे पवन खेड़ा की ओर से क्या कुछ जो दलीलें हैं वो कोर्ट में दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो यहाँ पे जो सुनवाई है वो आज टली और अब 20 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन और बढ़ाई गई है। कोर्ट ने 22 मार्च तक ईडी की हिरासत को बढ़ाया है और 22 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की अगली पेशी होगी। शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी और लगातार उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। अब 5 दिन की और उनकी जो हिरासत है वो बढ़ी है। मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन और बढ़ी है और कोर्ट ने 22 मार्च तक ईडी की हिरासत को बढ़ाया है। और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सब सिसोदिया के परिवार के साथ हैं। के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मन आए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, एलआईसी को, एसबीआई को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। और दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे भारत देश का अपमान किया है। सांसद अनिल अग्रवाल से खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। अडानी मुद्दे पर लगातार विवाद चल रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान कई जो विपक्षी नेता हैं वो हंगामा कर रहे थे और सदन की कार्रवाई को 20 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। सर, लगातार आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बयान दिया, उसके बाद विपक्षी जो नेता है वो अडानी मुद्दे को उठा रहे हैं, जेपीसी की मांग की जा रही है, सदन की कार्रवाई को भी लगातार स्थगित किया जा रहा है। आपको लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जेपीसी की मांग को लेके जो विपक्ष अड़ा हुआ है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा चुका है जिसमें सब एक्सपर्ट हैं। जहाँ तक हमारी बात है, आज जितने भी सांसद हैं, कांग्रेस के भी कई सांसदों ने मुझे आउट ऑफ द वो बताया कि हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर है कि राहुल जी ने ये क्या कर दिया। कोई भी देशभक्त व्यक्ति पूरी तरह से आहत है
और वो सब चाहते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत देश का अपमान किया है। ये केवल माननीय मोदी जी बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, पूरे देश के खिलाफ कार्रवाई की है उन्होंने। ये एक कुकृत्य उन्होंने किया है और इसमें मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि विदेश की धरती पर जाके कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से भारत को बदनाम ना करे। सर, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में कर रही है। आपको लगता है कि ऐसे अधिवेशनों से भारतीय जनता पार्टी को कोई लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चुनौती मिलने वाली है? नहीं, देखिए अखिलेश जी पहले भी कई गठबंधन कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, मायावती जी से कर चुके हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं? कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी नहीं है। देश की जनता बड़ी बुद्धिमान है, वो समझ चुकी है कि ये केवल देश को लूटने के लिए, जनता के वोटों को लूटने के लिए इस प्रकार का गठबंधन करते हैं और चुनाव होते गठबंधन ख़त्म हो जाता है। तो देश की जनता इनकी कारगुजारियों से वाकिफ़ है। तो जिस जनता ने इनको वोट दिया वो तो ठगा महसूस कर रही है ना। तो जनता बहुत बुद्धिमान है। अब इस प्रकार के गठबंधनों को जनता नकार देगी पूरी तरह से। सर, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उत्तर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। कई जगहों पे इसका असर देखने को मिल रहा है, कई जगहों पे नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो वाकई में जायज़ है? इस तरीके से हड़ताल करके जानबूझकर किया जा रहा है? नहीं, मैं सभी हड़ताली कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वो हड़ताल समाप्त करें। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी पूरी तरह से सजग हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्द इसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। वीडियो न्यूज़ के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और खबर दिल्ली से है, जहां अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई टली है और याचिका पर 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टली है। अतीक के वकील ने और दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा है और याचिकाकर्ता ने पहले जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की और अब जिरह को तैयार नहीं, सुनवाई टाल रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। तो याचिकाकर्ता ने पहले जल्द सुनवाई की मांग की, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और अब जिरह को तैयार नहीं है, सुनवाई टाल रहे हैं। और बिहार के आरा डीपीओ कार्यालय के कर्मचारी समय पर नहीं आते। आए दिन आंगनवाड़ी केंद्र पे जो महिलाएं हैं उनके साथ साथ आम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वहां लिया न्यूज़ ऑन इंडिया के संवाददाता ने। बिहार के भोजपुर के ICDS मतलब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मतलब डीपीओ के कार्यालय में मौजूद है। हालांकि अभी टाइम 11:45 मतलब 11 बजने जा रहा है और यहाँ का कार्यालय की स्थिति ये है कि अभी तक यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी अभी तक आ नहीं पाए हैं। जबकि यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे पहले से ये लगा हुआ है कि ये अटेंडेंस बनेगा, लेकिन जो यहाँ के डीपीओ मैडम हैं वो मंत्री जी की खास हैं। अब मंत्री जी की खास होने के कारण अब तक इस कार्यालय में कोई ना बढ़िया पदाधिकारियों का आगमन होता है और ना उन पर कार्रवाई होता है। सच्चाई देखा जाए तो डीपीओ मैडम का ऊपर कार्यालय अभी तक बंद है। बताया जाता है कि महीने में गिनकर 7 से 8 दिन आती हैं। मैडम का आवास भी आरा में नहीं है, पटना से अप डाउन करती हैं, लेकिन कोई वरीय पदाधिकारी इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कि मंत्री मदन साहनी जी की खास मानी जाती है ये मैडम। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि मंत्री जी नाराज चल रहे हैं। मंत्री जी को एक बार जब जांच में आए थे भोजपुर में तो मंत्री जी को मोटी रकम देकर खुश करने का भी काम किया गया था। ये बताया गया, सूत्रों का माना जाए या फिर मैडम के द्वारा कहीं ये बात कहा गया था। इस चीज का जिक्र बहुत जोरों पे आरा में चला कि आखिर मदन साहनी किस प्रकार आए और शांतिपूर्ण चले गए और वो विभाग में कार्रवाई तक नहीं किए। लेकिन अब यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है कि मैडम की दबंगई कहिए या मैडम के ऊपर प्रभाव ऐसा है बढ़िया पदाधिकारियों के ऊपर कि वो मात्र महीने में 7 दिन यहाँ आती हैं, बाकी दिन वो आना उचित नहीं समझती हैं। यहाँ तक कि आरा में कार्यालय, इनका घर तक, आवास तक यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ अक्सर चलती रहती है। यहाँ पे जितनी भी आंगनबाड़ी वाली अपनी समस्या लेकर आती हैं वो समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। CDPO यदि दूर दराज से आती हैं तो उनसे भी मैडम नहीं मिल पाती, इसलिए कि मैडम का सेवा ही नदारत रहता है यहाँ पे। वो केवल इन राम भरोसे इन छोटे मोटे कर्मचारियों के बल पे चलता है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा, बिहार। कटिहार महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने रणनीति बनाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर DM उदयन मिश्रा ने जानकारी दी और जिलाधिकारी ने 18 मार्च को कटिहार महोत्सव मनाने की घोषणा की है। वहीं
डीएम ने कहा कि ये आयोजन राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शामिल हो रहे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण मालदा डिवीजन के डीआरएम, इंजीनियर, सर्वेयर और रेलवे के कई पदाधिकारियों ने किया। उन्होंने आगामी बन रहे मॉडल स्टेशन को लेकर सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और किस तरह जमीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए उसको लेकर निरीक्षण किया। साथ ही पार्सल कैसे सुविधानुसार लाया जाए और सर्कुलेशन किस तरह सुविधाजनक किया जाए, इन सब बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की गई। स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो मनोज खान साहब वो आए हैं, जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ साहब, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं मुख्यालय से फॉर स्टेशन डेवलपमेंट वो आए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे, उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल को कैसे लाए। फरीदाबाद में अब महिला संबंधित अपराध को डील करने वाली दुर्गा शक्ति ऐप के कर्मचारियों को स्पाई कैम दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी मनचले की हरकत कैमरे में कैद हो पाए। इसी को लेकर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बल्लभगढ़ महिला थाने का दौरा किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कई थानों की महिला पुलिसकर्मियों से बात की, उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें महिला संबंधित अपराध को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। बल्लभगढ़ में सारे जो वुमेन पुलिस है हमारी फरीदाबाद की, उसको बल्लभगढ़ में बुला के उनकी मीटिंग ली है महिला थाना बल्लभगढ़ में। तो पहले तो हमने महिला थाना बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया कि भाई किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह पब्लिक आती है, बैठने की उनकी क्या व्यवस्था है और किस तरह उनके साथ यहाँ डीलिंग की जा रही है और क्या इस थाने में कमियाँ हैं। तो उसको पूरा ध्यान से देखा है और उनको दूर करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरा, हमने सारी जो महिला थाना एनआईटी, महिला थाना सेंट्रल, महिला थाना बल्लभगढ़, जो हमारी दुर्गा शक्ति ऐप और दुर्गा शक्ति की टीम्स हैं, उन सब का अलग अलग रिव्यू। और फरीदाबाद जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां अस्पताल में पथरी का इलाज करवाने आई महिला के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजन अस्पताल के स्टाफ पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। बताया यह जा रहा है कि इस अस्पताल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन जिस तरह का हंगामा हुआ था उसे लेकर अब पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले को ले रही है। तो पथरी का इलाज करने आई महिला की करवाने आई जो महिला थी, यानी जो अपना इलाज करवाने आई थी पथरी का, उसकी मौत हो गई और परिजन जो हैं उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। क्योंकि महिला का ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि ये लापरवाही की वजह से जान गई है। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कानपुर देहात पुलिस ने ढाबे के अंदर चल रहे डीजल चोरी के कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक डीजल चोरी में शामिल लोग नेशनल हाईवे पे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी कर बड़े पैमाने पर सप्लाई करते थे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर ट्रक ड्राइवरों को नशीला पदार्थ खिलाके डीजल और पेट्रोल चोरी कर बेचने का आरोप है। सोनकर और शिवा वाल्मीकि नाम के 2 लड़कों के द्वारा एक होटल चलाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गजनेर और उनकी टीम के द्वारा वहां रेड की गई। रेड में 21 ड्रम बरामद हुए हैं, जिसमें से 13 ड्रम में प्रथम दृष्टया ज्वलनशील पदार्थ जो डीजल या बायोडीजल हो सकता है उसको बरामद किया गया है और मौके से दोनों युवकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पे कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि बिजली कर्मचारी यूनियन नेता नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। चुनाव पास देख नेता बनने की होड़ मची है। यह हड़ताल सभी राजनीतिक दलों से प्रेरित है। और सांसद ने से बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। बातचीत करने के लिए कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी जी है। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें, आज जो बिजली कर्मचारी है, विद्युत कर्मचारी है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो हड़ताल करेंगे।
कानपुर से आप सांसद हैं, कानपुर से आपने फीडबैक लिया होगा, कानपुर की क्या कुछ स्थिति है बिजली को लेकर? देखिए, एक तो ये जो बिजली कर्मचारी की यूनियन है वो नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस प्रकार के आह्वान करते रहते हैं और समय समय पर बिजली कर्मचारियों की वार्ता होती है, सरकार समाधान करती है और आज भी कर रही है। लेकिन ये तो केवल अपनी नेतागिरी मजबूत करने के लिए, यूनियन के चुनाव है निकट भविष्य में, इसलिए इसको देखते हुए लीडरशिप हमें इनके नेता ये बनने के लिए होड़ लगी हुई, इसलिए ये आह्वान है, इसमें कोई दम नहीं। सर, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। राहुल गांधी हो या विपक्षी दलों के तमाम नेता हो, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी जो सांसद हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो विदेशों में भी इसका जिक्र कर दिया, यहाँ तक कि प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ईडी दफ्तर तक भी मार्च निकालने की कोशिश विपक्षी सांसदों द्वारा की गई। कल राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकसभा स्पीकर से मिला और मैंने कहा कि शायद मुझे बोलने ना दिया जाए, और यही हुआ। एक मिनट के अंदर ही कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है स्थगित हो गई। देखिए, ये तो शोर शराबा किसने शुरू किया? इन लोगों ने शुरू किया। विदेशों में भारत के खिलाफ बयान किसने दिया? राहुल गांधी ने दिया। क्या ये निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अगर सरकार कह रही है कि आप माफ़ी मांगे, हम तो कह ही रहे हैं इस स्पष्टीकरण दो, लेकिन वो तो नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं। इन्होंने जब माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला तो उन्होंने केवल अडानी अडानी अडानी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं उनके पास। उनके पास मैटर नहीं है, उनको लोकतंत्र की जानकारी नहीं है, क्या बोलना चाहिए इतना भी ज्ञान नहीं। रामनवमी पर सरकार ने फैसला किया है कि जिलों में अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामचरितमानस का जिक्र छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि लोग अपने आप से रामचरितमानस पाठ करना बंद कर दिए हैं, इसलिए सरकार अपने खर्चे पर इसे करा रही है। ये बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना असत्य है, निराधार है, क्योंकि जानते हैं कि भारत राम और कृष्ण का देश है। इस देश की पहचान दुनिया में राम के रूप में है। ये नास्तिक लोग हैं, इनकी न तो धर्म में आस्था है, न इनमें संस्कार हैं। ये संस्कार भी इन भी लोग हैं, इसीलिए ये धर्म के खिलाफ बोल के समाज को भड़काने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। ये निंदनीय है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बिल्कुल ही निंदनीय है। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।